पहले लग रहा था कि हिजबुल्लाह और हमास की ही तरह हूती विद्रोहियों से भी इजराइल निपट लेगा, लेकिन अब हूती विद्रोहियों के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। आपको बताते चलें कि 4 मई को हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया, जिससे 8 लोग जख्मी हुए और एयरपोर्ट को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में इजराइल की एयरफोर्स ने 5 मई को हूती नियंत्रण वाले इलाके में हवाई हमले किए, जिसमें सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल था। इससे पहले मार्च 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया, जिसमें अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भारी बमबारी की। खबरों के मुताबिक 500 से 600 विद्रोही मारे गए और उनके हथियारों को भी तबाह किया गया, लेकिन हूती विद्रोही फिर भी पीछे नहीं हटे, बल्कि और मजबूती से इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करने लगे। हूती विद्रोही अब तक 190 पानी के जहाजों पर हमला कर चुके हैं और उन्हें डुबा चुके हैं, जिसकी वजह से लाल सागर से गुजरने वाले शिप्स की संख्या 60% तक गिर चुकी है। इसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से अपने जहाज ले जाने पर मजबूर हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि 2025 में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच ओमान में एक बैठक हुई और सीज फायर की बात हुई, लेकिन हूती विद्रोहियों ने यह साफ कर दिया कि वो इजराइल को निशाना बनाते रहेंगे जब तक कि इजराइल गाजा में हमले बंद नहीं कर देता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी हूती विद्रोहियों से बातचीत के लिए उन्हें टेबल पर बुलाने को मजबूर हुआ, जबकि अमेरिकी नौसेना तो बहुत ताकतवर है। हालांकि आजकल हूती विद्रोहियों के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1990 के शुरुआती सालों में ये ग्रुप कुछ नौजवानों ने शुरू किया था, लेकिन जल्द ही ये यमन में मशहूर हो गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे हुसैन अल हूती। शुरुआत में इनका ध्यान इस्लाम के जैदी शिया समुदाय को उनका हक दिलाने की ओर था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हूतियों का रवैया क्रांतिकारी हो गया। थोड़े ही वक्त में उन्होंने यमन की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगले 10 सालों तक यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने उन्हें काफी दबाने की कोशिश की, जिससे हूती विद्रोहियों को यमन के उत्तर में भागना पड़ा। यमन और सऊदी अरेबिया के बीच फंसे हुए हूती विद्रोहियों ने धीरे धीरे मध्य पूर्व के दूसरे शिया ग्रुप से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने ईरान और उसकी रेजिस्टेंस का साथ लेना शुरू कर दिया। साल 2011 में जब यमन में क्रांति हुई तो लड़ाई धीरे धीरे ईरान और सऊदी के बीच छिपी हुई जंग का हिस्सा बन गई। जब ये क्रांति सिविल वॉर में बदल गई तब हूती विद्रोहियों ने बड़ी चालाकी से यमन के अंदर हालातों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने उस वक्त हटाए गए राष्ट्रपति सालेह से हाथ मिला लिया और फरवरी 2015 तक ये यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब सालेह को दोबारा सत्ता मिली तो उन्होंने हूती विद्रोहियों से मुंह मोड़ लिया। हूती विद्रोहियों ने सालेह की सेना में अपने लोग घुसा दिए थे। थोड़ी सी लड़ाई के बाद हूती विद्रोहियों ने सालेह को हटा दिया और सेना पर कब्जा कर लिया, जिससे रातों रात ये छोटा सा विद्रोही समूह उत्तरी यमन की फौज और यमन का मालिक बन गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उन्हें समुद्र तक पहुंच मिल गई थी। अब हूती विद्रोहियों के पास बाबल मंदेब जैसा इलाका था जो सिर्फ 30 किलोमीटर का है, जहां से ग्लोबल सप्लाई होती है, और ये रास्ता सामान लाने ले जाने के लिए जहाजों के लिए एक बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में समुद्री लुटेरों के पास भी बहुत मौका होता है। समंदर तक पहुंच मिलते ही उन्होंने अलग एक सप्लाई लाइन बनाई, फिर हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में घुस गए। हालांकि उन्हें बाद में अदन नाम के शहर को छोड़ना पड़ा था, फिर भी समुद्र में लूट और काले कामों से उन्हें बहुत पैसा मिला। 2020 तक ये कमाई 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। हूती विद्रोहियों की ये तरक्की देखकर सऊदी अरेबिया घबरा गया और 2015 में सऊदी अरेबिया ने सीधे युद्ध में कूदने का फैसला किया। इस जंग की अफरा तफरी में हूती आंदोलन खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें लेबनान और ईरान से सामान और मदद मिल रही थी। सालों चले सऊदी के हवाई हमलों ने हूती विद्रोहियों को सिखा दिया था कि कैसे छिपकर लड़ना है और गुरीला युद्ध कैसे करना है। जब हूती विद्रोहियों ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर कब्जा कर लिया तो उन्हें यमन की नेवी के कुछ पुराने हथियार भी मिल गए थे, जैसे कि दुश्मन के जहाजों को उड़ाने वाले मिसाइल, पानी के नीचे चिपकाने वाले बम जिसे लिमटेप माइंस कहा जाता है। फिर ईरान की मदद से हूती विद्रोहियों ने इन पुराने हथियारों को फिर से बनाया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ ईरान ने उन्हें जहाजों को गिराने वाली मिसाइलें भी थी। 2022 तक हूती विद्रोहियों के पास धमाका करने वाले नावों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे हूती विद्रोहियों के पास ऐसे ऐसे ड्रोन भी आने लगे जो उड़ते रहते हैं, मौका देखकर हमला करते हैं, जैसे समात 3 ड्रोन और तोल्फा 3 ड्रोन। पानी में चलकर हमला करने वाला ब्लोशिप हथियार भी अब हूती विद्रोहियों के पास मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान की खुफिया एजेंसी की निगरानी में होता है, जो
जो MV बेशाद नाम के जहाज में छिपकर बैठी रहती है और अरब सागर में जासूसी करती रहती है। समय के साथ साथ हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब की ये लड़ाई बहुत महंगी साबित हुई, इतनी महंगी कि अब उसे संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए साल 2021 तक सऊदी अरेबिया ने संकेत देना शुरू कर दिया था कि अब वो इस लड़ाई से पीछे हटना चाहते हैं। तो जो हूती 2015 में यमन की राजधानी पर चढ़ाई करने निकला था, वो अब इतना ताकतवर हो गया था कि उसने सऊदी अरेबिया जैसे ताकतवर देश को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जब सऊदी के साथ समझौते की बात होने लगी तो हूती विद्रोहियों ने अपनी ताकत को देश और दुनिया में मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी दौरान इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई भड़क गई और हूती विद्रोहियों को एक नया मौका मिल गया। हूती विद्रोहियों ने गाजा का साथ देना शुरू कर दिया और समुद्र में इजराइल की ओर जाने वाले दुनिया के किसी भी देश के जहाज के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई 2002 में अमेरिका की नौसेना एक युद्ध की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे मिलेनियम चैलेंज का नाम दिया गया था। इसमें दिखाया गया था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा। इसमें एक दिलचस्प बात यह निकली कि अमेरिका की बड़ी और भारी भरकम नेवी छोटी और गुरीला मार करने वाली टुकड़ियों से बचने में नाकाम रही। इस युद्ध अभ्यास में ईरान बनकर खेल रही टीम ने अपने लड़ाके फैला दिए थे और डिजिटल तकनीक से बचने के लिए पुराने तरीके अपनाए थे, जैसे मोटरसाइकिल से संदेश भेजना और लाइट के इशारे देना। जब उन्होंने अमेरिका की नेवी पर हमला किया तो एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी कई हथियारों से लैस नावें भेजी और साथ ही क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी। इससे अमेरिका की नेवी को बड़ा नुकसान हुआ। अनुमान लगाया गया कि अगर सच में ऐसा होता है तो तकरीबन 20,000 सैनिक मारे जाते, 16 युद्धपोत डूब जाते, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 बड़े जहाज और 5 एम्फीबियस जहाज तबाह हो जाते। 23 साल बाद अमेरिकी नेवी एक वैसी ही परेशानी का सामना कर रही है। ये बात सही है कि हूती विद्रोहियों के पास ईरान जैसी ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिकी नेवी की भी अपनी बंदिशें हैं। जैसे साउथ चाइना सी में हालात खराब हैं, इसलिए अमेरिका अपने ज्यादा जहाज वहां नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास इतने सारे संसाधन नहीं हैं। कितनी भी बड़ी आर्मी हो पर हर जगह पर अमेरिका अपने जहाज नहीं भेज सकता। जैसे रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, मध्य पूर्व के हालात बिगड़े हुए हैं, ताइवान चीन को वैसे भी फूटी आंख नहीं भाता है, इसलिए अमेरिका और CIA हर जगह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि राजनीतिक कीमत की भी है। तभी तो ट्रंप चाहता है कि रूस वाला मामला सबसे पहले निपट जाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नेवी का मालिक है, उसे हर जगह अपनी मौजूदगी बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन जब वो एक जगह से हटाकर अपने जहाज दूसरी तरफ भेजता है तो उस पहली जगह पर वो कमजोर हो चुका होता है। यमन के मामले में भी यही हुआ था। अमेरिका ने चीन और फिलीपीन के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से अपने जहाजों को हटाना पड़ा। दरअसल इस तरह के युद्धपोतों को चलाना और उनकी देखरेख बहुत खर्चीला होता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की माने तो दिसंबर 2023 तक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन पर 1.8 अरब डॉलर का खर्चा आया था। हालांकि 2025 में इस ऑपरेशन की लागत मार्च 2025 में एक पूर्व अमेरिकी अफसर ने बताई कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन की लागत लगभग 600 मिलियन डॉलर थी, जिसमें सिर्फ एक कैरियर पर दिन भर में 6 मिलियन से 8 मिलियन तक का खर्चा आता है। इससे पहले इराक और अफगानिस्तान की जंगों से अमेरिका की जनता ऊब चुकी थी। इस लड़ाई की वजह से अमेरिका की पहली चाल ये थी कि अपने साथी देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा जाए, लेकिन वो भी कारगर नहीं रही। गाजा को लेकर अमेरिका की आलोचना हो रही है, लेकिन उनसे भी कोई खास मदद नहीं मिल रही है। यूरोप की नेवल टास्क फोर्स, जिसे ऑपरेशन एप्सिड्स कहते हैं, वो अमेरिका से बिल्कुल अलग सोच पर काम कर रही है, जो कहती है कि वो सीधे यमन पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ जहाजों की सुरक्षा तक ही सीमित रहेंगे। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए लगता है कि यह हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप का तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, जिससे दोनों ही नाकाम साबित हुए हैं और इससे हूती विद्रोहियों को और हिम्मत मिली है, जिन्होंने कुछ महीने में जबरदस्त हमले किए हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यमन की जो अदन सरकार है उसे वो मजबूत कर ले, लेकिन परेशानी यह है कि ना तो यमन में इस सरकार की चलती है और ना ही इसके पास इतना पैसा है, और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अमेरिका भी पैसा लगाने से डरता है। उम्मीद करते हैं कि गाजा में इजराइल की मनमानी बंद होगी, तभी हूती मानेंगे और रेड सी का रास्ता खोलेंगे। इसके अलावा तो फिलहाल कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा और आपका सफर यहीं तक था। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।